हेलो स्टूडेंट, रुक्मिणी प्रकाशन तथा कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी की ओर से इस क्वेश्चन डिस्कशन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। स्टूडेंट्स, हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन से प्रकाशित ये पुस्तक बिहार सामान्य ज्ञान, जिसका उद्देश्य पूरी तरह से बिहार से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसको आपके सामने रखने का उद्देश्य है। और इस पुस्तक में पीछे में 400 क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसमें हम लोग अब तक में 150 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आगे इस पुस्तक का जो अन्य क्वेश्चन है उसमें आज क्वेश्चन नंबर 151 से हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 151 से स्टूडेंट्स, ये जो आज का जो क्वेश्चन है 151 नंबर से जो क्वेश्चन है वो मुख्य रूप से ज्योग्राफी, बिहार के ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 151, फिर उसके बाद के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पर आएंगे और आप उन क्वेश्चंस को देखिएगा, ठीक है। फिर उसका आंसर आप बताने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हम फिर आपको आगे आंसर बताएंगे, ठीक है। तो शैलेंद्र जी, स्वागत है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आज का जो क्वेश्चन नंबर 151 से देखेंगे, और ये सब क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग डिस्कस करते हुए आगे निकलेंगे। बिहार में पाइराइट का विशाल भंडार कहाँ स्थित है? थोड़ा आप लोग बताइए इसमें कहाँ आंसर अगर आप देते हैं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिहार में पाइराइट का भंडार कहाँ स्थित है? आंसर किन्हीं का आया है क्या? शशि है, गुड इवनिंग। हाँ, शैलेंद्र जी का आंसर आया है ए। बिहार में पाइराइट का विशाल भंडार कहाँ स्थित है? आंसर ए है। नहीं, ये आंसर सही नहीं है। आप फिर से ट्राई करो। बिहार में पाइराइट का विशाल भंडार कहाँ स्थित है? तो देखो, पहला ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र तो बिहार में का बात होगा नहीं। फिर है किशनगंज, गया, कैमूर, रोहतास क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो बिहार में पाइराइट का विशाल भंडार कैमूर रोहतास क्षेत्र, कैमूर रोहतास क्षेत्र। और ये जान लीजिए कि बिहार में ये जो पाइराइट है ये बिहार के लिए ही विशाल भंडार के रूप में नहीं, ये भारत में पाइराइट की उपलब्धि के रूप में ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। हाँ, ठीक है। फिर अजय जी का आंसर डी है। तो ये कैमूर रोहतास का क्षेत्र जो है, और एस.एन. कुमार, गुड इवनिंग। तो ये कैमूर रोहतास क्षेत्र पाइराइट के लिए महत्वपूर्ण है। और आगे भी एक क्वेश्चन इस पे होगा, और वहाँ पर आप देखोगे पाइराइट के खनन के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत पहले वहाँ पर पीपीसीएल, पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड करके भारत सरकार के एक उपक्रम के रूप में इस क्षेत्र में उसका स्थापित किया गया था, जिसका माइंस वहाँ पर। तो पाइराइट के मामले में कैमूर रोहतास क्षेत्र बिहार में ही नहीं पूरे भारत में इसका महत्व है पाइराइट की उपलब्धता के कारण, ठीक है। और इस बुक के पेज नंबर 93 पर हमने लिखा है कि भाई 95% पाइराइट का उत्पादन इस क्षेत्र से होता है। बिहार में अकेला 95% पाइराइट का उत्पादन होता है। उस तरह से कुछ है। पाइराइट गंधक का स्रोत है, इसका उपयोग पेट्रोलियम शोधन, ये सारी बातें का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो आप जानोगे बिहार में कैमूर रोहतास का क्षेत्र पाइराइट की उपलब्धता के लिए जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि देखो, बिहार में एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इस बुक में जो बिहार सामान्य ज्ञान रुक्मिणी प्रकाशन से प्रकाशित ये जो बुक है बिहार सामान्य ज्ञान, मैं फिर से इस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कल किसी ने बताया था कि सर कहाँ का क्वेश्चन करा रहे हैं, किस बुक से क्वेश्चन, ऐसा कुछ।
तो भाई बुक को आपके सामने लाया गया था और आप इस पर कंफ्यूज न हों। ये बिहार सामान्य ज्ञान की पुस्तक है, बिहार से संबंधित बातों के लिए, बिहार आपके एग्ज़ाम में जो बिहार से संबंधित फैक्ट्स पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए। और इसमें ज्योग्राफी का जो चीज़ लिखा गया है काफ़ी सिस्टमेटाइज्ड ढंग से लिखा गया है, और उसमें इधर उधर का कुछ भी चीज़ न करते हुए जो आपके लिए बिहार से संबंधित जो फैक्ट ज़रूरी है उसको आपके सामने रखा गया है इस बुक में। तो उसको आप अभी भी टाइम है, अगर बुक आपके हाथ में है, अगर इस बुक को आपने रखा है तो ज्योग्राफिक उन चीज़ों को आप तेज़ी में एक बार पढ़ जाइएगा, ठीक है। तो बहुत सा कुछ क्वेश्चन जो जिस प्रकृति का क्वेश्चन होता है बीपीएससी पीटी में, तो वो आप सॉल्व करने में अपने को समर्थ पाएंगे, और ये बुक आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके इस एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के लिए। तो ज्योग्राफी से संबंधित बातों को अलग अलग शीर्षक में करके जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको बिंदुवार और सिस्टमेटाइज्ड वे में उसमें रखा गया है, ठीक है। तो शैलेंद्र कुमार एसएससी का तैयारी करते हैं सर। अच्छा, शैलेंद्र जी बोल रहे हैं एसएससी का तैयारी करते हैं, तो भाई एसएससी के लिए ये बिहार स्पेशल है, लेकिन कुछ बातें मिल सकती हैं। बिहार एसएससी का होगा तब तो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एसएससी की तैयारी करते हैं तो अभी तो आपका एग्ज़ाम वो नहीं है, मतलब बीपीएससी का। ये बीपीएससी के एग्ज़ाम में बिहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस उद्देश्य से ये किताब आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। फिर भी आप देखें, और यहाँ पर तो जो अभी पाइराइट वाली बात है कि बिहार में पाइराइट का विशाल भंडार कहाँ स्थित है, तो कैमूर रोहतास के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये सिर्फ बिहार का ही नहीं, पाइराइट की उपलब्धता के मामले में कैमूर रोहतास का क्षेत्र भारत में स्थान रखता है। बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से किस स्थान पर है? बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से किस स्थान पर है? आप इसका आंसर बताइए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप लगा हुआ है, मतलब मुख्य रूप से यानी मेनली ये कहाँ पर बिहार में चीनी मिट्टी पाया जाता है? चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से किस स्थान पर है बिहार में? इसका आंसर अगर कोई दे दें तो ठीक है। हाँ, फिर आंसर आपका आया है, सी आया है, एकदम सही है आपका। भागलपुर बांका क्षेत्र में, भागलपुर बांका क्षेत्र में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से है। और आप देखोगे कि यहाँ पर बिहार से संबंधित किस खनिज की कहाँ पर उपलब्धता है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ दिया हुआ है, मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। और देखो, अबरख जैसे गया नवादा में है, सोना है, ये पेज नंबर 93 में ऐसे तो बातें लिखी हुई हैं, एक बॉक्स बना करके खनिज का नाम है और उसकी उपलब्धता मुख्य रूप से किस जिला में है, किस क्षेत्र में है, उसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप देखोगे तो बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? तो बेगूसराय, गया, भागलपुर, बांका, राजगीर में, तो ये आंसर आपका सी है, ठीक है। अब बहुत सी बातें जो है कि भूगर्भिक तरीके से हमारे पास कौन कौन चट्टान है, क्या है, वो तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप एक काम करो, इस बुक को जो बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हो, जिनको बीपीएससी का एग्ज़ाम अभी देना है, अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो बहुत कुछ आपका मतलब कि आपके पकड़ में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि कल फिर हम लोग को तेज हो गया था कि भाई अंतिम में टाइम कम हो गया था। सोरा की उपस्थिति बिहार में मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? सोरा की उपस्थिति मुख्य रूप से कहाँ बिहार में मिलती है या है? इस चीज़ को, इसका आंसर आप लोग बताओगे देख करके कि भाई कहाँ पर है। सारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय। सोरा की उपस्थिति, और इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में होता है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा आपको याद करना होगा, देखना होगा
ठीक है। खनिजवार भी आप करके देख सकते हो, लेकिन बिहार में खनिज की उपस्थिति कम है, लेकिन जहाँ पर जो चीज़ मिलता है उसके हिसाब से देखना है। एक आंसर आया ए। तो देखो सोरा, आप जहाँ से पकड़े हो बात सही है, क्योंकि कल हम लोग नोनिया विद्रोह क्या, ये पिछले क्लास में कभी हम बात कर रहे थे, नोनिया विद्रोह सोरा से संबंधित था, तो उस पर हम लोग बात किए थे और मुख्य रूप से उस समय बताया गया था कि सोरा के लिए सारण क्षेत्र जाना जाता है। एकदम सही है। लेकिन सोरा की उपस्थिति मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये तीनों जगह तो है ही, कुछ अंश तक समस्तीपुर में भी है। तो इस स्थिति से ये आंसर यहाँ पर बाबू ई हो जाएगा। ठीक है। मुख्य रूप से भी बोला गया तो ये सब भी मुख्य क्षेत्र ही है सोरा प्राप्ति के लिए। ठीक है। पहले ये ऐतिहासिक रूप से जब यूरोपियन कंपनियों का आगमन बिहार में हुआ था, उस समय सोरा उद्योग मुख्य रूप से कहाँ था, यानी सोरा खनन का मुख्य रूप से वो कौन सा क्षेत्र था, तो सारण क्षेत्र। लेकिन सोरा की उपलब्धता मुजफ्फरपुर, बेगूसराय में भी है, समस्तीपुर के बेल्ट में भी है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, और यहाँ पर सभी हो जाएगा, सभी विकल्प सोरा के रूप में। तो सोरा की उपस्थिति बिहार में मुख्य रूप से कहाँ है, मुख्य रूप लगने के बाद भी इनमें एक से अधिक होगा। ठीक है। इन सभी जगहों पर सोरा की प्राप्ति है और अच्छे अमाउंट में सोरा की प्राप्ति है, इसलिए यहाँ पर आंसर ई होगा। अब है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, ये सब ज्योग्राफी का इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें है बिहार में अबरख की उपस्थिति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है। अबरख की उपस्थिति, इसका आंसर आप बताइएगा। बिहार में अबरख की उपस्थिति, आप जानते हो अबरख के मामले में झारखंड है, लेकिन बिहार में भी अबरख है। उसके हिसाब से आप कुछ लॉजिक लगा करके बताओ कि बिहार में अबरख की उपस्थिति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है। जब झारखंड का हमने बताया तो भाई दक्षिण बिहार की ही बात होगी, और ये सब दक्षिण बिहार का थोड़ा सा एक छपरा। तो आप इस तरह से लॉजिक लगाओ कि अबरख की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है बिहार में। इसका आंसर जमुई होगा। बिहार में अबरख की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है, तो जमुई में। जमुई में अबरख की उपलब्धता है, अबरख है वहाँ पर। ठीक है। जमुई में और भी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जमुई में अबरख इसमें से चुनना है तो मुख्य रूप से जमुई क्षेत्र होगा, जमुई। बिहार में सोना की उपस्थिति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में, मुख्य लगा हुआ है फिर भी आप देखोगे बिहार में सोना यानी गोल्ड की उपस्थिति मुख्य रूप से कहाँ पर है, और इस तरह का क्वेश्चन पिछले बार भी आया था। सोना की उपस्थिति मुख्य रूप से कहाँ पर है। अच्छा, हम सत्येंद्र जी हैं, हम शैलेंद्र जी बोल रहे थे, ये सत्येंद्र जी हैं। ठीक है सत्येंद्र जी, देखेंगे आप। और सोना से संबंधित एक क्वेश्चन भी आया था पिछले बार बीपीएससी पीटी में, तो इसका आंसर अगर आप देते हैं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिहार में सोना की उपस्थिति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है, तो देखो आंसर हम लोग करते हैं यहाँ। इसका आंसर हो जाएगा बिहार के जमुई जिला के करमटिया क्षेत्र में तो है ही, लेकिन जो सोनो प्रखंड में, लेकिन यहाँ पर अभी जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारा है, मतलब भारत का जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने पश्चिम चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में भी सोना की उपलब्धता का उल्लेख किया है, या वो बताया कि वहाँ पर भी सोना है। तो इस आधार पर ये आ चुका है इस बात का कि पश्चिम चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में भी सोना है, और इस आधार पर आप ए और बी हो जाएगा, और हमारा आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ पर ए प्लस बी, ए एवं बी की स्थिति, ए एवं बी। ठीक है। तो ए और बी, और इस बारे में लिखा हुआ भी है इस बुक में। नेक्स्ट आप आएंगे, बिहार में बॉक्साइट की उपस्थिति मुख्य रूप से किस स्थान पर है। और इन सब चीज़ों के लिए ये है कि जहाँ पर हमने बॉक्स बना के दे दिया है, अगर एग्ज़ाम में कम आपके पास बहुत रिवीजन का टाइम नहीं है, तो उस बॉक्स को भी अगर आप देख लेते हो तो फिर मामला बहुत हद तक बन जाएगा। ठीक है।
तो बिहार में बॉक्साइट की उपस्थिति मुख्य रूप से किस स्थान पर है? बिहार में बॉक्साइट की उपस्थिति मुख्य रूप से किस स्थान पर है? ये क्वेश्चन नंबर 156। बॉक्साइट की उपस्थिति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो मैं तेजी में बता दूं, देखो भाई, खनिज उनिज का जितना मामला है वो मुख्य रूप से जो होगा वो दक्षिण बिहार में ही है, और दक्षिण बिहार का जो ज़्यादा दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है, ऐसे तो उस क्षेत्र में ही है। और बॉक्साइट के मामले में मुंगेर जिला का खड़गपुर पहाड़ी, मुंगेर जिला का खड़गपुर पहाड़ी बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट की उपस्थिति के लिए जाना जाएगा। वहाँ बॉक्साइट की उपलब्धता है, तो मुंगेर जिला का खड़गपुर पहाड़ी। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य, बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य निम्न में से बिहार के किस जिला में स्थित है? ये आप बताओगे। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में? क्वेश्चन नंबर 157 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 157 का आंसर, बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में? आंसर किसी ने दिया है? सत्येंद्र ही लगता है कि है। ये बेगूसराय बता रहे हैं, 157 के आंसर बेगूसराय बता रहे हैं, ठीक है। तो बरेला झील बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली में है। और इन तरह की चीज़ों का भी पूरी तरह से संकलन आपके पास है, आप उसको देखेंगे। ये जो 157 का जो आंसर होगा वो बी नहीं होगा सत्येंद्र, ये वैशाली होगा। नेक्स्ट, गोगा बिल पक्षी अभयारण्य बिहार के गोगा बिल पक्षी बिहार बिहार के किस जिला में स्थित है? गोगा बिल पक्षी बिहार के किस जिला में स्थित है, ये आपको बताना है। गोगा बिल पक्षी बिहार के किस जिला में स्थित है? देखो, इस पे ज़्यादा हम कुछ डिस्कशन की यहाँ ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आपको इन सारी चीज़ों को याद करना होगा, ठीक है। तो फिर कैसे याद करें, ये तो क्लास की बात हो जाती है। और याद क्या करें, आप जहाँ लिखा हुआ है उन चीज़ों को रिवीजन में रखिए। अगर आप बीपीएससी के एग्ज़ाम को देने जा रहे हो तो ये सारी बातें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। शशि, आपका आंसर नहीं आ रहा है। शशि, अजय, शायद अजय का आंसर है, पता नहीं इसका आंसर है कि क्या। तो गोगा बिल पक्षी बिहार किस जिला में स्थित है? ये क्वेश्चन शायद हमको लगता है कभी पूछा हुआ भी है कि गोगा बिल पक्षी बिहार के किस जिला में है? तो ये कटिहार में है, कटिहार जिला में। गोगा बिल पक्षी बिहार कटिहार जिला में है। घाघरा नदी बिहार के किस जिला में गंगा में मिल जाती है? घाघरा नदी बिहार के किस जिला में गंगा में मिलती है? घाघरा नदी बिहार के किस जिला में गंगा में मिलती है? देखो, बीपीएससी के ख्याल से ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये भी सारण होगा। घाघरा नदी बिहार के किस जिला में गंगा में मिल जाती है? तो सारण। घाघरा नदी बिहार के सारण जिला में गंगा में मिल जाती है। डिस्कनेक्टेड प्लीज टू। आवाज आप लोगों को आ रही है ना? सरयू नदी बिहार के किस जिला में गंगा में मिलती है? ये आंसर आपका होगा सारण। घाघरा या सरयू, घाघरा को सरयू कहते हैं, बिहार के किस जिला में मिल जाती है? तो आंसर होगा सी, सारण। डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या?
तो आंसर इसका 159 का सारण होगा, और ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिहार में बागमती नदी किसकी सहायक नदी है? 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 आप लोग सुन पा रहे हो? बागमती नदी किसकी सहायक नदी है? बागमती नदी किसकी सहायक नदी है, ये क्वेश्चन है। तो ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। बागमती बूढ़ी सहायक नदी आप समझते हैं, जिस नदी में कोई नदी आके मिलती है तो मिलने वाली नदी सहायक नदी होगी। तो बागमती नदी बूढ़ी गंडक में आके मिलती है, इसलिए बागमती नदी बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। ठीक है, और सद्दाम का आंसर सी अच्छा है, आंसर सी बूढ़ी गंडक। बिहार में ब्रह्मकुंड जो एक गर्म जल कुंड है, और इसको सबसे गर्म जल कुंड के रूप में भी जाना जाता है, निम्न में से सबसे गर्म जल कुंड है ही, निम्न में से कहाँ स्थित है? ये तो बहुत आसान है। इसका आंसर आप दोगे कि भाई ब्रह्मकुंड जो है वो कहाँ पर है? राजगीर, मुंगेर, बक्सर, कटिहार। ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड राजगीर होगा, ब्रह्मकुंड राजगीर में। और देखो ये जो जितने भी इस तरह के गर्म कुंड है वो कहाँ है बिहार में, एक बार उसको आप याद करके जाओ। ठीक है, अगर बीपीएससी में जिनको एग्ज़ाम देने जाना है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, वो फिर वहाँ से क्वेश्चन की संभावना होती है। ये नदी सहायक नदी वाली जो बात बोले उससे भी क्वेश्चन का रहेगा। जो मिनरल्स का हमने बात बोला कि कौन मिनरल कहाँ मिलता है बिहार में, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो अभी राजगीर किसी का आंसर आया, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कर्मनासा नदी से संबंधित गलत तथ्य की पहचान करना। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से, हम बार बार बोलते हैं कि इस चीज़ पे आप देखिएगा, गलत तथ्य की पहचान करनी है कि भाई कर्मनासा नदी जो है उससे संबंधित इसमें से कौन सा तथ्य जो है यहाँ उद्गम है। ये उद्गम शायद टाइप में थोड़ा सा ऐसे समझेंगे, उद्गम यानी शुरुआत। तो कर्मनासा नदी से संबंधित गलत तथ्य या तथ्यों की पहचान करनी है। अगर एक तथ्य अगर गलत है तो ए बी सी जो भी है वो आंसर करेंगे। अगर एक से अधिक तथ्य कर्मनासा से संबंधित इसमें गलत है तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। चैट फिर डिस्कनेक्ट हुआ है क्या? आप लोग नहीं सुन पा रहे हो? कर्मनासा नदी से संबंधित जो गलत फैक्ट है, जो असत्य इसमें फैक्ट है, उसको चुनना है। आंसर क्या होगा? देखते हैं सर। कुंदन जी, फिर डिस्कनेक्ट हुआ गया। कर्मनासा नदी से संबंधित गलत तथ्य की पहचान करनी है। तो कर्मनासा का उद्गम कैमूर की पहाड़ी से, ये सही है। कर्मनासा गंगा की सहायक नदी है, ये भी सही है। चौसा के निकट गंगा में मिलती है, ये सही है। एक चीज़ दिया हुआ है कि आरा के निकट गंगा में मिलती है, ये गलत है। चौसा यानी बक्सर के पास। ये जो लिखा हुआ है कि आरा के निकट गंगा में मिलती है, ये गलत हुआ, और हमें इसमें से गलत तथ्य ही चुनना है, इसलिए हम लोग का आंसर यहाँ पर डी होगा। कर्मनासा नदी से संबंधित जो गलत तथ्य यहाँ पर जो है
वो आपका आंसर डी होगा। ठीक है, आरा के निकट नहीं, ये बक्सर के निकट चौसा के पास ये गंगा में मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 देखना है। 163 नंबर क्वेश्चन हम लोग को देखना है और 163 नंबर क्वेश्चन में है ककोलत जलप्रपात निम्न में से किस जिला में है। ककोलत जलप्रपात निम्न में से किस जिला में है। ककोलत जलप्रपात निम्न में से किस जिला में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 163 हम लोग का है कि ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है। कैमूर में है, रोहतास में है, नालंदा में है, नवादा में है। ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है। और इस तरह की चीज़ों का, इस तरह का इन्फॉर्मेशन जो है इस बुक में, बिहार सामान्य ज्ञान रुक्मिणी प्रकाशन से प्रकाशित इस बुक में इन सारी चीज़ों का अच्छे ढंग से संकलन किया गया है। और इस बुक के पेज नंबर 103 पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह के फैक्ट्स को वहाँ पर सिस्टमेटिक रूप से रखा गया है। पेज नंबर 103 के ऊपर में कुंड का नाम है। ठीक है, फिर वहाँ पर आप देखेंगे ककोलत जलप्रपात के बारे में लिखा भी हुआ है। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में है। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में है, तो आंसर हमारा डी होगा। आंसर डी होगा। और इससे क्वेश्चन की संभावना रहती है, शायद ये रिपीटेड है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी है। ठीक है, तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में है और नवादा शहर से दक्षिण में है। नवादा जिला के जो हेडक्वार्टर नवादा है उससे दक्षिण में है। ठीक है, दक्षिण में लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में ये है। और यह जलप्रपात कई चरणों में कोडरमा के पठार से उतरता है। इस जलप्रपात की कुल ऊंचाई जो है 48 मीटर है। ककोलत जलप्रपात इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, इसकी जो ऊंचाई है ये 48 मीटर है। 48 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और कभी कभी इसी मीटर को कभी फीट में भी दे देगा तो वो लगभग 160 फीट के आसपास होगा। 160 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये कोडरमा के पहाड़ी से उतरते हुए आती है। कोडरमा के पहाड़ी से, ठीक है, कोडरमा के पहाड़ी से। और ये लेकिन प्रपात है कहाँ, ये प्रपात है कहाँ, तो नवादा में, बिहार के नवादा जिला में। और नवादा शहर से दक्षिण में ककोलत जलप्रपात है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और ये क्वेश्चन नंबर 163 के बाद 164 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अभी ज्योग्राफी का ही सब क्वेश्चन है। बिहार का भागलपुर शहर किस नदी पर बसा है। बिहार का भागलपुर शहर किस नदी पर बसा है। तो बिहार गंगा के किनारे है कि बागमती, सरयू, सोन किसके किनारे है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अब गंगा जिन जिन जिलों से होकर गुजरती है बिहार से, उसका क्रम आप याद रखेंगे। ठीक है, उसको क्रम की किस तरह से झारखंड में जा कर के गंगा झारखंड में प्रवेश करेगी, तो इससे संबंधित फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट है। ये गंगा से संबंधित जो है मतलब हम तो आंसर ही बता दिए। बिहार का भागलपुर शहर किस नदी पर बसा हुआ है, तो गंगा नदी पर बसा हुआ है। और ये गंगा से रिलेटेड फैक्ट के लिए हमने कहा कि आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गंगा के उद्गम के बारे में तो ज्योग्राफी में आप सब चीज़ पढ़ते ही हैं, और बिहार के संदर्भ में इसकी बात पढ़ेंगे। तो पश्चिम से पूरब के क्रम में गंगा जो है वो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। ठीक है, अंतिम में ये कटिहार के बाद ये झारखंड में प्रवेश करती है। ठीक है, तो कटिहार से निकलते हुए ये झारखंड में प्रवेश करेगी। ठीक है, तो बिहार में या बक्सर जिला में प्रवेश करेगी। गंगा बिहार के बक्सर जिला में प्रवेश करेगी और कटिहार जिला से फाइनली ये निकल जाती है बिहार से। तो बिहार यानी बक्सर से कटिहार तक अगर जाएंगे तो ऐसे क्रम में 11 जिले पड़ेंगे। 11 जिले पड़ेंगे, लेकिन वो आप देखोगे कि इसका लखीसराय जिला का भी ये बॉर्डर टच करेगा और इस तरह से इसको 12 जिला के रूप में भी बताया जाता है, क्योंकि लखीसराय जिला का भी ये बॉर्डर टच करता है और मैंने गंगा टच करती है, सॉरी। तो ये इस तरह से 12 जिले हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, गंगा वाला। ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो है कि बिहार का भागलपुर शहर किस नदी पर है, तो इस तरह का बात, तो ये गंगा नदी पर, ये तो आसान क्वेश्चन है। लेकिन गंगा से संबंधित, बिहार में गंगा से संबंधित इन सारी चीज़ों को आप एक बार जरूर देखोगे, ठीक है। आलोक है, आलोक मुजफ्फर, ठीक है, और सब लोग आप आए हो, सेजाल सिंह, ठीक है, चलिए सबका वेलकम है, यस है। तो ये गंगा से, और अभी हमने जो नाम बताया एक इसमें है कि भाई लखीसराय जिला को ये के सीमा को स्पर्श करती है, तो इसलिए कुछ स्रोतों में 11 जिला दिया जाता है, लेकिन लखीसराय के बॉर्डर को जब ये टच कर रही है तो 12 जिला। और एक चीज़ मैं बता दूं थोड़ा सा कि भाई उन सारी बातों को जहाँ भी थोड़ा डिस्प्यूट है, जहाँ थोड़ा सा विवाद है, जहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है फैक्ट्स के लिए, तो मेरा तो ये मानना है कि भाई फैक्ट्स में जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न वहाँ वहाँ बीपीएससी, यानी बीपीएससी वहाँ से क्वेश्चन उठाती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको इग्नोर आप नहीं करोगे, उन सारी चीज़ों को देखोगे, ठीक है। और फिर से मैं एक बार बता दूं आपको कि, और वो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि गंगा पश्चिम से पूरब के क्रम में गंगा किन किन जिलों से होकर गुजरेगी, पश्चिम से पूरब, ऐसा क्रम, ऐसा भी पूछेगा आपसे, ठीक है। तो उस ऑर्डर को भी देखोगे, और इस बुक में आप जाओगे तो जहाँ नदी उदी का दिया है, बिहार की नदी एवं जल स्रोत करके एक टॉपिक में है, तो वो काफ़ी शॉर्ट में हमने वहाँ पर लिखा है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बिहार से संदर्भित जो बातें हैं उसको हमने वहाँ पर लिखा है। और आप उसको अगर पढ़ते हो तो बहुत ही विश्वास के साथ मैं कहूँगा कि ज्योग्राफी से संबंधित ये सारे फैक्ट्स जो हैं, जो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं लेकिन गलत होने की संभावना बन जाती है, वो सब आपका पक्का बनेगा, ठीक है। इसको पूरी तरह से बिहार, ये स्पेशल बुक है, बिहार सामान्य ज्ञान है, बिहार से संबंधित बातों के लिए ये है। इस बुक का उद्देश्य ये है कि भाई बीपीएससी एग्ज़ाम में जो बिहार से संबंधित स्पेशल क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप अच्छा कर लो, वो क्वेश्चन आपका पूरा पूरा बने। क्योंकि देखो है तो भाई कि भाई हम जब पूरा पढ़ रहे हैं तो बिहार से कहीं का भी अगर ले लो तो फिर वो अपने आप में वहाँ बहुत सारा फैक्ट्स हो जाता है, ठीक है। जब जनरल स्टडीज़ में आप सामान्य रूप से भारत का भूगोल पढ़ोगे तो बिहार से संबंधित इन छोटी छोटी बातों को वहाँ पर नहीं पढ़ने को होता है, ठीक है। उसी तरह से जब तो किसी भी स्टेट का जब एग्ज़ाम होता है ना, तो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में तो रेस्पेक्टिव स्टेट का जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस किताब का उद्देश्य यही है, इस पुस्तक का उद्देश्य यही है कि आपका जीएस, जो आप ओवरऑल जीएस पढ़ रहे हो वो तो है ही आपका बेस, लेकिन बिहार से संबंधित क्वेश्चन आपका न गलत हो, इसके लिए आप इसका ज़रूर एक बार रिवीजन करें, इसको पढ़ें, ठीक है। तो अगर आप लोग बिहार बीपीएससी के एस्पिरेंट हो, श्वेता, स्वीटी, वेलकम है आप लोग का, तो आप इन सारे फैक्ट्स को एक बार, इस किताब को देखो, ठीक है। मैं अब ये तो है ही कि भाई कि किताब को आपके सामने इंट्रोड्यूस कराने के उद्देश्य से मैं हूँ, और किताब के पीछे जो क्वेश्चन है वो भी आपको कुछ बता दिया जाए, ठीक है। तो भाई अगर अभी एग्ज़ाम देना है, यानी 12 तारीख वाला एग्ज़ाम देना है, तो तेज़ी में इसमें जो मुख्य बातें हैं, खास करके शुरू में जो आपका बिहार परिचय करके, बिहार सामान्य परिचय करके कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है, उससे भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। पीछे में जो क्वेश्चन है उसको, और जैसे हिस्ट्री पर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो लिखी गई हैं, महत्वपूर्ण बिहार के व्यक्तित्व जो हैं, इन सारी चीज़ों को तो भाई देखा जा सकता है जल्दी में, ठीक है। तो फिर से आप लोग को एक बार मैं बताऊंगा कि भाई अगर आप बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तब भी लो, या फिर अगले बार के लिए भी अगर आप एस्पिरेंट हो, मतलब कि 68th नहीं 69th बीपीएससी भी अगर देना है, तो आप अभी से लेकर के इस किताब को अगर आप देखोगे तो बड़े आराम से आप उन सारी चीज़ों को पढ़ लोगे। और मैं काफ़ी मतलब विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इस किताब को आप पढ़ोगे ना तो कुछ अलग से आपको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इन सारी बातों को समझ पाइएगा, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो ये मैं बताया कि भाई गंगा बिहार के किन किन जिलों से होकर गुजरती है, उसको आप ज़रूर देख के जाइएगा एग्ज़ाम के पहले। बिहार में बेरिलियम तथा यूरेनियम की उपस्थिति निम्न में से किस जिला में है? बेरिलियम तथा यूरेनियम की उपस्थिति बिहार में बेरिलियम
बिहार में बेरिलियम तथा यूरेनियम की उपस्थिति निम्न में से किस जिला में? आप जानते हो कि भाई इन तत्वों की उपस्थिति ऐसा तो बहुत कम जगह पर है, लेकिन बिहार में भी बेरिलियम और यूरेनियम की उपस्थिति कहीं है, तो कहाँ पर है, किस जिला में है? गया में, पटना, किशनगंज, मुजफ्फरपुर। अगर कोई आंसर करता है तो सही बात है, नहीं तो फिर मैं आंसर इसका दे रहा हूँ कि बिहार में बेरिलियम और यूरेनियम की उपस्थिति निम्न में से किस जिला में है? बिहार में बेरिलियम और यूरेनियम की उपस्थिति निम्न में से किस जिला में है? तो ये गया में है। ठीक है, गया में। ये नहीं है कि वहाँ से खनन हो रहा है, वहाँ से उत्पादन हो रहा है बेरिलियम का और यूरेनियम का, लेकिन इसकी उपलब्धता कुछ मात्रा में ही, कुछ में, बहुत ज़्यादा नहीं है ये, लेकिन इसकी उपस्थिति कहाँ पर आपका है? गया में है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार का उपक्रम पाइराइट्स फॉस्फेट्स एंड केमिकल लिमिटेड पीपीसीएल, ये जो केंद्र सरकार का, भारत सरकार का एक इंटरप्राइज है बिहार में, और शायद मैं पाइराइट बताते समय बताया भी था। तो पीपीसीएल केंद्र सरकार का उपक्रम पाइराइट फॉस्फेट्स एंड केमिकल लिमिटेड पीपीसीएल, ये भारत सरकार का एक इंटरप्राइज है, भारत सरकार का अंडरटेकिंग, भारत सरकार का एक उपक्रम है। तो ये मुख्य खान मैंने माइंस, इसका जो माइंस है बिहार के किस स्थान पर स्थित है? ये बिहार स्पेशल में ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये अमझोर में, अमझोर एक जगह है रोहतास जिला में, अमझोर, ठीक है, वो तिलौथू के आगे है, बंजारी और तिलौथू के बीच में अमझोर एक जगह है, वहाँ पर पीपीसीएल का पाइराइट्स का खान है। और पीपीसीएल का फुल फॉर्म है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, पाइराइट फॉस्फेट्स एंड केमिकल लिमिटेड। ठीक है, तो ये माइंस जो है वो अमझोर में है, जो रोहतास में है, उस जगह का नाम अमझोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, पुराने सोन नहर का निर्माण सोन नदी पर कब किया गया था? ठीक है, बिहार का सबसे पुराना नहर जो है सोन नहर है, और सोन नहर का निर्माण, ठीक है, फिर सोन नहर पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर के रूप में है, तो सोन नहर का निर्माण सोन नदी पर कब किया गया था? पुराने सोन नहर का निर्माण सोन नदी पर कब किया गया था? ये सब देखो फैक्ट जो है आपको मेमोराइज करना होगा, याद करना होगा। ठीक है, तो कोई आप लोग बताओ, आंसर आना चाहिए। ठीक है, मुजफ्फर, नसीन, रणवीर, अभिषेक, आप लोग बताओ आंसर इसका। देखो बीपीएससी देने जा रहे हो तो बिहार स्पेशल तो पढ़े होगे, ठीक है, और नहीं तो अभी भी टाइम है, बिहार स्पेशल की बातों को एक बार रिवीजन कर लो, एक बार पढ़ लो। ठीक है, तो पुराने सोन नहर का निर्माण सोन नदी पर, सबसे पहले जो नहर हुआ सोन नहर, और इसका निर्माण सोन नदी पर अंग्रेज़ों के समय ही 1873-74 ईस्वी में किया गया था। खैर वो सारी बातें जो है अंग्रेज़ों के समय का ही है, लेकिन इसका निर्माण काफ़ी पहले 1873-74 ईस्वी में ही किया गया था। और सोन नहर से संबंधित जो बात है वो पुस्तक में है, वो फिर आप देखोगे कि पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर, तो पूर्वी सोन नहर जो है, पूर्वी सोन नहर जो होगा उससे आपको इधर पटना उटना का एरिया जो होगा, अरवल, पटना, इनके ये एरिया सिंचित होगा। पश्चिमी सोन नहर जो होगा उससे आपको बक्सर और भोजपुर का एरिया इरिगेट होता है, सिंचित होता है। ठीक है, शायद वैसा क्वेश्चन भी आ गया है। तो ये क्वेश्चन एक फैक्ट के रूप में था कि भाई पुराने सोन नहर का निर्माण कब किया गया था। पूर्वी सोन नहर से, अच्छा वो क्वेश्चन आ ही गया, पूर्वी सोन नहर से निम्न में से किस जिला की सिंचाई होती है? पूर्वी सोन नहर का, तो पूर्वी सोन नहर से अभी हमने बताया ही था, ये आपका ई हो जाएगा, एक से अधिक जिले। पूर्वी सोन नहर से किन जिलों की सिंचाई होती है, उस नहर से इरिगेटेड जिला कौन है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, यहाँ पर सभी के सभी पूर्वी सोन नहर से, सबका मतलब पूरा का पूरा नहीं, लेकिन सभी जिला के कुछ न कुछ भाग पूर्वी सोन नहर से सिंचित होते हैं, लाभान्वित होते हैं सिंचाई के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 169।
बिहार में धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन तो रहता है, बिहार में धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ पर है, ये क्वेश्चन है। और फिर जहाँ पर जलप्रपात की बातें लिखी गई हैं वहाँ पर आप चाहोगे तो देख सकते हो, ठीक है। तो धुआं कुंड जलप्रपात, तो छोटी छोटी बातें भी आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। छोटी छोटी बातें कहने का मतलब कि ऐसे छोटे छोटे साइट्स भी, क्योंकि धुआं कुंड जलप्रपात वैसा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चूँकि क्वेश्चन की ये संभावित है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है किसके हिसाब से, जो नेचर ऑफ एग्ज़ाम है उसके हिसाब से और क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। तो धुआं कुंड जलप्रपात, जैसे हम लोग अभी पढ़े थे भैया ककोलत जलप्रपात, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तेलहर कुंड जलप्रपात है, तुला भवानी जलप्रपात है, मंझार कुंड जलप्रपात है और धुआं कुंड जलप्रपात। तो धुआं कुंड जलप्रपात जो है वो सासाराम के निकट, भागलपुर के निकट, राजगीर के निकट, ऐसा करके जिला नहीं पूछ रहा है, ठीक है, कहाँ पर है, तो उस हिसाब से जिला भी डिसाइड हो सकता है। अब बिहार में धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये सासाराम के निकट स्थित है। धुआं कुंड जलप्रपात जो है वो सासाराम के निकट स्थित है। तो सासाराम किसका हेडक्वार्टर है, रोहतास जिला का, रोहतास का, ठीक है। और इस क्षेत्र में कौन सी पहाड़ी है, कैमूर की पहाड़ी है, ठीक है। तो बिहार में धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है, सासाराम के निकट। अभी हमने कुछ जो जलप्रपात के बारे में, मुझे लग रहा है कि एक ना एक क्वेश्चन इससे रहना चाहिए, ठीक है। तो जलप्रपात में जैसे आपको हमने बताया कुंड भी याद रखोगे कि सूर्य कुंड कहाँ है, सप्तधारा कुंड कहाँ है, ब्रह्मकुंड कुंड कहाँ है, ठीक है, रामेश्वर कुंड कहाँ है, लक्ष्मण कुंड कहाँ है, इस तरह का कुंड का भी नाम आपका आ सकता है। और जलप्रपात का से संबंधित भी क्वेश्चन हो सकता है, जलप्रपात से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो जैसा हम लोग बात किए कि ककोलत जलप्रपात, तो भाई ककोलत कहाँ है, हम लोग बात किए थे अभी, ककोलत कहाँ है, तो ककोलत जलप्रपात कहाँ है भाई, तो नवादा में है, ठीक है, नवादा जिला में, नवादा शहर से थोड़ा सा दक्षिण में है, ठीक है। तो ककोलत जलप्रपात है। उसी तरह से अभी हम लोग बात किए धुआं कुंड जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात, तो धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है भाई, धुआं कुंड जलप्रपात, वो पानी गिरता हुआ धुआं जैसा दिखता है, तो सासाराम के निकट रोहतास जिला में है, रोहतास में है, ठीक है। इसी तरह से तेलहर है, तेलहर ये भी इम्पॉर्टेंट है, तेलहर कुंड जलप्रपात, तेलहर कुंड जलप्रपात, ठीक है, तेलहर कुंड है और उससे पानी नीचे की तरफ गिरता है, इसलिए तेलहर जलप्रपात या तेलहर कुंड जलप्रपात इसको बोलते हैं। तेलहर कुंड जलप्रपात जो है ये कैमूर जिला में है, ये भी रोहतास के निकट ही, रोहतास से ही कट करके कैमूर जिला बना है। तो तेलहर जलप्रपात कहाँ है, ठीक है, तेलहर जलप्रपात कहाँ है, तो ये कैमूर में है, ठीक है, ये कैमूर जिला में है। तो इस तरह से जो कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पास 4-5 जो जलप्रपात है और उसका लोकेशन आप ज़रूर याद रखोगे, मतलब वो कहाँ है ये ज़रूर याद रखना है, ठीक है। और आपका उस तरह से तेलहर हो गया, कोकोलत हो गया, एक तुला भवानी जलप्रपात है, ये भी रोहतास में है, तुला भवानी जलप्रपात, तुला भवानी जलप्रपात, तुला भवानी जलप्रपात, तुला भवानी जलप्रपात जो है जलप्रपात, ये भी आपका रोहतास में है, रोहतास में, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप एक बार एग्ज़ाम के पहले ज़रूर देख लोगे। अब है फल्गु नदी से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों की पहचान करें। फल्गु नदी से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों की पहचान करनी है, ठीक है। ये उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, सही है। इसका नाम निरंजना या लीलाजन भी है, ठीक है, इसका नाम भी है और इसकी एक धाराएं चूँकि निरंजना के नाम से जानी जाती हैं, तो ठीक है, ये भी सही है। ये बोध गया के निकट अपने पूर्ण स्वरूप में आती है, ये भी सही है। ये एक से ज़्यादा हो गया, तो आंसर हमारा ई हो गया। ये जो गंगा की सहायक नदी है, कुछ बुक में, चूँकि आप जानते हो कि ये नदी सूख जाती है, तो कुछ बुक में इसको गंगा की ट्रिब्यूटरीज, गंगा की सहायक नदी कहा गया है, लेकिन अधिकांश जगह पे ये भी देखोगे कि ये पुनपुन में मिल जाती है और पुनपुन फाइनली आकर के गंगा में मिलती है, ठीक है। तो ये फैक्ट पूरी तरह से तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से सोर्सेज में, क्योंकि पहले ये गंगा में मिलती होगी आके पटना के आसपास, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से गंगा की सहायक नदी हो, ऐसा बहुत जगह पर इसको पुनपुन की सहायक, क्योंकि ये नदी जो है सूख जाती है,
ठीक है, इसका धारा आगे तक कभी मिलता भी नहीं है। तो इस तरह की स्थिति है, तो इसको अधिकांश जगह पर पुनपुन की सहायक नदी के रूप में, लेकिन बहुत से सोर्स में अभी भी देखोगे इसको गंगा की सहायक नदी के रूप में बताया जाता है। तो सर बजट भी करा दीजिए। हाँ ठीक है, तो बजट की जो बात है, हम आगे आते हैं तो पता नहीं आप लोग, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का आर्थिक सर्वेक्षण है इस बुक में दिया हुआ है, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण हम लोग का इस बुक में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग देखेंगे और ये क्वेश्चन के बाद हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, ये गंगा की सहायक नदी है, ये चीज़ पूरी तरह से सही नहीं है। तो ये 3 फैक्ट्स जो हैं ये सही हैं पूरी तरह से, तो इसमें इसका आंसर जो हमारा होगा ई हो जाएगा। अब है अजय नदी का उद्गम स्थल बिहार के किस जिला में है? अजय नदी का उद्गम स्थल, अजय नदी का उद्गम स्थल बिहार के किस जिला में है? ठीक है, तो ये जमुई जिला में। अजय नदी का उद्गम स्थल बिहार के जमुई जिला में है। अजय नदी का उद्गम स्थल बिहार के जमुई जिला में है। ठीक है, और इसके बारे में अब थोड़ा सा देखेंगे। अजय नदी के बारे में आप पढ़ेंगे। यह नदी जमुई जिला से 5 किलोमीटर दक्षिण बटबाड़ से निकलती है। ये जहाँ से निकलती है उस जगह का नाम है बटबाड़। बटबाड़ से निकलती है। ठीक है, बटबाड़ से निकलती है। ठीक है, और यह अजयावती या अजमती भी इसको कहा जाता था। ठीक है, झारखंड के देवघर जिले में प्रवेश कर ये फिर प्रवाहित होती है और पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ चूंकि क्वेश्चन है अजय नदी का उद्गम स्थल बिहार के किस जिला में है, तो ये जमुई जिला में है। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172, बिहार के निम्नांकित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? अब देखो यहाँ पर आप लोग को हम इस क्वेश्चन बता दें कि भाई बिहार से जो सीमा लगती है, जो नेपाल से लगने वाली सीमा, झारखंड से बिहार के कौन कौन जिला का सीमा लगता है, ठीक है, या नेपाल से कितने जिलों की सीमा लगती है, बिहार के कितने ज़िले नेपाल से मिलते हैं, बिहार के कितने ज़िले झारखंड से मिलते हैं, बिहार के कौन ज़िला उत्तर प्रदेश से मिलता है, और कितने ज़िले जो हैं वो पूर्वी चंपारण से मिलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नांकित जिलों में किसकी सीमा नेपाल से नहीं मिलती है, किसकी सीमा नेपाल से नहीं मिलती है, इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो आपका है शिवहर, बिहार नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले मिलते हैं। ठीक है, नेपाल के साथ बिहार के 7 जिलों की सीमा मिलती है, लेकिन शिवहर का नहीं। और मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आप क्रम से याद कीजिएगा कि नेपाल के साथ बिहार के मिलने वाले ज़िले कौन कौन हैं, किनकी सीमा नेपाल के साथ मिलती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और सिर्फ नेपाल से ही नहीं, बिहार के सीमा वाले जो भी ज़िले हैं, चाहे वो झारखंड के साथ मिल रहा हो, पश्चिम बंगाल के साथ मिल रहा हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नेपाल की सीमा से लगे बिहार के जो ज़िले हैं वो मैं पश्चिम से पूरब के क्रम में बोल रहा हूँ। पश्चिमी चंपारण, देन पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज। ठीक है, शिवहर नीचे पड़ जाता है, तो शिवहर की सीमा नेपाल से नहीं मिलती है। शिवहर की सीमा नेपाल से नहीं मिलती है। उसी तरह से झारखंड की सीमा से बिहार के ज़िले जो लगते हैं वो 8 ज़िले हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एवं कटिहार। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बिहार से अन्य राज्य और नेपाल से लगने वाले जो भी ज़िला हैं उनको आप देखोगे। ठीक है, तो यहाँ शिवहर हो जाएगा। अब देखोगे 173, बिहार में चाय उत्पादन के लिए किस जिला को जाना जाता है? तो बिहार में चाय उत्पादन के लिए किशनगंज को जाना जाता है। किशनगंज जिला जो है बिहार में चाय उत्पादन के लिए मशहूर जिला है, और चाय का उत्पादन काफ़ी तेज़ी से किशनगंज में बढ़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कमला नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? कमला नदी जो है निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ये क्वेश्चन नंबर 174 हम लोग का है
कि कमला नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो कमला नदी कोसी की सहायक नदी है। आंसर हमारा डी होगा, सहायक नदी, यानी कमला जाके कोसी में मिलती है और इसलिए ये आंसर आप लोग याद रखोगे, कमला नदी कोसी की सहायक नदी है। बिहार में सोन का मैदान, बिहार में सोन का मैदान कहाँ है। तो भाई बिहार को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में जो माना जाता है कि भाई ये गंगा के उत्तर में जो है उत्तरी बिहार, दक्षिण में जो है दक्षिणी बिहार। और आप जानते हो कि सोन गंगा में मिलती है दक्षिण से, तो ये दक्षिणी बिहार में है। तो बिहार में सोन का जो मैदान है, सोन के डिपोजिशन से जो बना मैदान है, वो बिहार के किस भाग में है। तो दक्षिण बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में, कि दक्षिण बिहार के उत्तर पूर्व भाग में, कि दक्षिण बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में बिहार के मैदान को, उत्तरी बिहार के मैदान और दक्षिणी बिहार के मैदान को यहाँ पर हमने लिखा भी है। तो आप ये अगर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार में सोन का मैदान कहाँ पर है, दक्षिण बिहार के उत्तर पश्चिम में, जैसे ये उत्तर पश्चिम भाग दक्षिण बिहार का, ये उत्तर पश्चिम भाग हो गया, ये दक्षिण बिहार का उत्तर पूर्व भाग हो जाएगा। दक्षिण बिहार के दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण बिहार का दक्षिण पश्चिम तो नीचे हो जाएगा। दक्षिण बिहार के मध्य भाग तो ये हो जाएगा। तो सोन का मैदान, बिहार में सोन का मैदान कि कहाँ पर है, इस ऑप्शन में से जब हमें चुनना होगा कि बिहार में सोन का मैदान कहाँ है, ठीक है, तो आप इसमें करोगे कि सोन का मैदान दक्षिण बिहार के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण बिहार के उत्तर पश्चिम, दक्षिण बिहार के उत्तरी भाग, ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग में। तो ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार के दक्षिणी भाग में निम्न में से कौन सी पहाड़ी सबसे पूरब में है। दक्षिण बिहार के गंगा के दक्षिण में, दक्षिण बिहार के दक्षिणी भाग में, दक्षिण बिहार का, अब ये दक्षिणी भाग बिहार वाला भाग हो गया, दक्षिण बिहार के दक्षिणी भाग में, अब नीचे आओगे, दक्षिण बिहार के दक्षिणी भाग में निम्न में से कौन सी पहाड़ी सबसे पूरब में है। कैमूर की पहाड़ी, नहीं भाई तो इधर होगा, ठीक है, राजगीर की पहाड़ी बीच में हो जाएगा, सतगावा पहाड़ी, बांका की पहाड़ी। तो आंसर होगा बांका की पहाड़ी, बांका पहाड़ी। क्वेश्चन को देखोगे, दक्षिण बिहार के दक्षिणी भाग में, दक्षिण बिहार के दक्षिणी भाग में निम्न में से कौन पहाड़ी सबसे पूरब है, तो ये होगा बांका की पहाड़ी। ये सतगावा की जो पहाड़ी है ये झारखंड में पड़ेगा। सतगावा की जो पहाड़ी है वो झारखंड के कोडरमा क्षेत्र में है। सतगावा पहाड़ी जो है वो झारखंड के कोडरमा क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है, झारखंड के कोडरमा क्षेत्र में होगा, झारखंड के कोडरमा में। तो इस पे तो सोचना नहीं है, ठीक है, कोडरमा में। और वो भी पूरब के हिसाब से भी अगर ले तो कोडरमा इधर पड़ जाएगा। तो ये सतगावा पहाड़ी नहीं होगा, ये बांका पहाड़ी। क्यों? क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, दक्षिण बिहार के दक्षिणी भाग में निम्न में से कौन सी पहाड़ी सबसे पूरब में है, तो बांका की पहाड़ी, ठीक है। तो एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगा कि एग्ज़ाम देने के पहले आप बिहार का जो पॉलिटिकल मैप है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का, वो उसको आप एक बार अच्छे ढंग से देख के जाइएगा। बिहार का पॉलिटिकल मैप आप एक बार अच्छे ढंग से देख करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के किस भाग में है। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस भाग में है। और जब बुक में आप बिहार का भौतिक विभाजन पढ़ोगे तो वहाँ पर अच्छे तरीके से आपको मिलेगा और वहाँ पर आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी, तो सोमेश्वर की पहाड़ी उत्तरी बिहार में है, उत्तरी बिहार में है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी किस भाग में है, तो उत्तर बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में। सोमेश्वर की पहाड़ी उत्तर पश्चिम भाग में, पूरे बिहार के हिसाब से पूछ रहा है तो उत्तर पश्चिम, दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार तो पूछ नहीं रहा है, पूरे बिहार के हिसाब से। तो सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस भाग में है, उत्तर पूर्व भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में। इसलिए हमने बताया कि आप ये पहले याद रहेगा कि भाई सोमेश्वर की पहाड़ी है कहाँ, और उसके बाद आपका पॉलिटिकल अगर मैप आप दिमाग में है तो ये एकदम आपका सही हो जाएगा। तो ये होगा उत्तर पश्चिम भाग में। सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के किस भाग में है, उत्तर पश्चिम भाग में। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 178, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो बिहार परिचय करके जो फैक्ट्स दिया गया है, ठीक है, उसको आप देखोगे, उसमें सारी बातें इस तरह के सभी फैक्ट्स को दिया गया है। यहाँ पूछ रहा है बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है।
तो 2.86%, 2.86%, यानी बिहार का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से कहे कि भारत के जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या बिहार में है, तो 8.6%, ये जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, तो भारत के जनसंख्या का 8.6% बिहार में है और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.86% बिहार धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्शियरी क्रम की चट्टानें बिहार के मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? तो देखोगे ने यहाँ पर लिखा है कि जो हमारा भूगर्भिक जो संरचना है बिहार का, उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हमने लिखा है। और बिहार में कैम्ब्रियन स्थिति से, कैम्ब्रियन कल्प से लेकर के प्री कैम्ब्रियन, नॉट कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन कल्प से लेकर के क्वार्टररी कल्प तक के चट्टानें बिहार में मिलती हैं। ठीक है, और उसमें जो टर्शियरी कल्प का जो है, टर्शियरी क्रम का जो चट्टान है, टर्शियरी क्रम का, अब वो ज्योग्राफिकल आप वो सेक्शन देखोगे, प्री कैम्ब्रियन, उसके बाद कैम्ब्रियन, तो आप अभी एग्ज़ाम के ख्याल से ये भी याद कर लो कि भाई कौन सी धारावाड़ कहाँ पर हमारे पास है, विंध्यन क्रम की चट्टानें बिहार में कहाँ है। ठीक है, तो उससे भी आपका काम एग्ज़ाम के पहले हो जाएगा। तो यहाँ पर है टर्शियरी क्रम की चट्टानें बिहार में मुख्य रूप से कहाँ मिलती हैं, क्योंकि ये एक ही क्षेत्र में टर्शियरी क्रम की चट्टान है और वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसकी संभावना हमें एग्ज़ाम में लग रही है ये क्वेश्चन हो सकता है जब भी हो। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट, बिहार के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टर्शियरी क्रम की चट्टानें बिहार में मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं, तो पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में, पश्चिम चंपारण के, चंपारण जो सबसे हमारा इधर सबसे पश्चिमी चंपारण, ठीक है, यानी बिहार के उत्तर पश्चिम में सबसे उत्तर पश्चिम का जो हमारा जिला वो पश्चिमी चंपारण, तो पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में, पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में टर्शियरी क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती हैं और कहीं टर्शियरी क्रम की चट्टानें बिहार में नहीं है। क्यूल नदी एवं बिहार से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। क्यूल नदी एवं बिहार से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। 180 नंबर क्वेश्चन है। क्यूल नदी और बिहार में क्यूल नदी से संबंधित कौन सा फैक्ट इसमें सही है? तो यह नदी झारखंड के गिरिडीह से निकलती है, एकदम सही है। यह नदी बिहार के जमुई तथा लखीसराय जिलों से प्रवाहित होती है, ये भी सही है। ये बांका भागलपुर में नहीं, ठीक है। यह नदी भागलपुर के निकट गंगा में मिलती है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये दो फैक्ट्स जो हैं क्यूल नदी और बिहार से संबंधित, वो सही फैक्ट्स हैं, सही तथ्य हैं, ठीक है। तो ये जो है कि भागलपुर के निकट गंगा में मिलती है, नहीं, ये लखीसराय के पास गंगा में मिल जाती है। तो क्यूल नदी एवं बिहार से संबंधित तथ्य जो सही तथ्य पहचानना था, तो ए और बी है। जब दो तथ्य जहाँ सही है तो आंसर हमारा उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा और आंसर हमारा ई होगा। तो क्यूल नदी एवं बिहार से संबंधित सही तथ्य की पहचान करना था, जिसमें दो तथ्य मेरे सामने आया, ठीक है। और उसमें दो में ए और बी, यह नदी झारखंड के गिरिडीह से निकलती है और यह नदी बिहार के जमुई तथा लखीसराय जिलों से होकर प्रवाहित होती है और फिर आप लखीसराय के पास ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो ये दो फैक्ट सही है, इस तरह से इसका आंसर ई होता है। दो तथ्य सही है, इसका आंसर ई होता है। स्टूडेंट, टाइम हो गया है, अब हम लोग अगले दिन और आगे के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।